हेलो दोस्तों, मैं खुशी आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल के एजुकेशन पर। एमसीक्यू का आज 29वां वीडियो है। इससे पहले 28 वीडियो इसी चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। आई होप आप लोगों ने उसे देख लिया होगा और मैं ऐसा आशा करती हूँ कि आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आइए देर न करते हुए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मतलब ये क्या पूछ रहा है कि कौन सा विटामिन और इसकी कमी से हीनता मतलब कमी, इसकी कमी से कौन सा बीमारी होता है और इसमें से कितने युग्म सही है। ठीक है, क्या विटामिन डी की कमी से स्कर्वी रोग होता है? बिल्कुल नहीं। विटामिन सी की कमी से रिकेट्स रोग होता है? नहीं, विटामिन सी की कमी से रिकेट्स रोग नहीं होता है। इसके बाद क्या क्वेश्चन बोल रहा है? ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। विटामिन ए की कमी से रात्रि अंधता होती है यानी कि रतौंधी होती है? तो जी बिल्कुल, ऑप्शन सी सही है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विटामिन बी3 की कमी से पेलाग्रा नामक रोग होता है? तो जी बिल्कुल। आइए नीचे देखते हैं, नीचे क्या है। इसमें से चुनना क्या है कि उपरोक्त में से कितने युग्म सुमेलित है। तो कितने युग्म सुमेलित हैं? 2 युग्म सुमेलित है, क्योंकि ऊपर वाला 2 ऑप्शन गलत था ना। तो कितने सही हुए? 2 युग्म सुमेलित हो। ठीक है, आजकल इस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए मैं सोची कि आप लोग को पैटर्न से भी रूबरू करवा दूँगी किस किस पैटर्न से क्वेश्चन पूछा जाएगा और किस तरीके से आंसर देना है। ठीक है, तो मैं 2-3 टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को डेली बेस में सोच रही हूँ करवा दूँ, ताकि आप लोगों को किसी तरह की प्रॉब्लम की सामना ना करना पड़े। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं विटामिन से संबंधित क्वेश्चन और क्या क्या पूछ सकता है। आपसे पहला क्वेश्चन तो पूछा जाएगा विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। तो विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक वसा में घुलनशील होता है और दूसरे जल में घुलनशील होता है। तो जल में घुलनशील कौन सी विटामिन होता है? तो जल में घुलनशील विटामिन होता है विटामिन बी और सी। कौन सा होता है? विटामिन बी और सी। और वसा में घुलनशील कौन सा विटामिन होता है? तो वसा में घुलनशील विटामिन होता है ए, डी, ई और के। ये 4 विटामिन जो है वसा में घुलनशील होता है, जबकि विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील होता है। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है कि किसमें घुलने वाली विटामिनों की संख्या ज़्यादा है, जल में घुलने वाली या वसा में घुलने वाली? तो कॉमन सी बात है, देख के कोई भी आंसर दे देगा कि वसा में घुलने वाली विटामिनों की संख्या ज़्यादा है, क्योंकि ये 4 है ये 2 है। लेकिन नहीं, बिल्कुल गलत। जल में घुलने वाली विटामिनों की संख्या ज़्यादा होगी, क्योंकि बी, आपको बी दिख रहा है केवल एक, लेकिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है। और बी कॉम्प्लेक्स में बहुत प्रकार का विटामिन होता है। विटामिन B1, B2, B3, B4। और B4 नहीं होता है, B3 होता है, B5, B6 होता है, फिर B9 होता है, B11 होता है, B12 होता है। तो कितने प्रकार के हो गए? बहुत प्रकार के हो गए। आइए इसके प्रकार भी देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। और कभी कभी रासायनिक नाम भी पूछ देता है, जैसे कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, इस प्रकार से पूछ लेता है। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन है। क्या है? थायमीन है विटामिन B1 का नाम। और इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो इसकी कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। कौन सा विटामिन हो जाता है? बेरी नामक रोग हो जाता है। विटामिन B2 को क्या कहते हैं? विटामिन B2 को क्या कहते हैं? विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लाविन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लाविन विटामिन B2 का नाम है। ठीक है, इसके कमी से कील मुहासे हो जाते हैं, फेस में तिल मुहासे ये सब जो होते हैं ना, विटामिन B2 की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन। क्या नाम है? नियासिन। और इसी को निकोटीन भी कभी कभी कहा जाता है। तो विटामिन B2 का नाम राइबोफ्लाविन, विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन या निकोटीन है। ठीक है, इसे ब्रेन विटामिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रेन विटामिन भी कहा जाता है। और इसके कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? इसके कमी से पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। इसे 4D के नाम से भी जाना जाता है। पेलाग्रा को 4D के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटाथोनिक है। क्या है? पेंटाथोनिक विटामिन B5 का रासायनिक नाम है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B6 का नाम रासायनिक नाम है पायरोडॉक्सिन। क्या है? विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरोडॉक्सिन। इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस विटामिन के कमी होने से या फिर किस विटामिन के कारण हमें रात का स्वप्न याद रहता है, यानी कि रात में आप जो सपना देखते हो वो याद रहता है, किस विटामिन के कारण? तो विटामिन B6 के कारण। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है किस विटामिन की कमी से हम रात में देखा हुआ सपना हमें याद नहीं रहता है? तो विटामिन B6 की कमी से। विटामिन B6 जो है आपका स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। ठीक है, आइए देखते हैं विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन B9 का रासायनिक नाम फॉलिक एसिड है। क्या है? फॉलिक एसिड विटामिन B9 का रासायनिक नाम है। ठीक है,
B7 का रासायनिक नाम शायद मैं नहीं बोल पाई हूँ ना। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन है। क्या है? विटामिन B7 का रासायनिक नाम विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन है। और इसे H विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है विटामिन B7 को? विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन है, लेकिन इसे H विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और विटामिन B9 का नाम तो जस्ट मैं बता चुकी थी इससे पहले कि फॉलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। विटामिन B9 का रासायनिक नाम फॉलिक एसिड है। ठीक है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन। क्या नाम है? साइनोकोबालामीन विटामिन B12 का नाम है। और इसी को मेथिल कोबालामीन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेथिल कोबालामीन भी कहा जाता है, या फिर साइनोकोबालामीन कहा जाता है। ठीक है। और इसकी कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। क्या होता है? एनीमिया हो जाता है, यानी ब्लड की कमी हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। ठीक है। विटामिन ऊपर कौन सा विटामिन था, आइए इसका भी रासायनिक नाम देख लेते हैं। अगर इसकी बात की जाए तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल। क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल। और विटामिन डी जो है वो 3 प्रकार का होता है। कितने? विटामिन D1, D2, D3। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल, जबकि विटामिन D2 का नाम क्या है? तो विटामिन D2 का नाम है अर्गो कैल्सीफेरोल। ये BPSC में एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है। तो विटामिन D2 का रासायनिक नाम अर्गो कैल्सीफेरोल है। और विटामिन D3 का नाम है कैलो कैल्सीफेरोल। क्या नाम है? कोले कैल्सीफेरोल विटामिन D3 का नाम है, जबकि विटामिन D2 का नाम अर्गो कैल्सीफेरोल और विटामिन D1 का नाम यानी कि डी का नाम कैल्सीफेरोल। ठीक है। विटामिन सी का नाम क्या है? तो विटामिन सी का नाम है स्कर्विक अम्ल। क्या नाम है? विटामिन सी का स्कर्विक अम्ल नाम है। और विटामिन ए का रेटिनॉल। क्या है? विटामिन ए का रेटिनॉल। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है, यानी कि इसका ये आंसर हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक मिनट छोटा करने दीजिए क्वेश्चन, ये तो दिखेगा नहीं स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि किस मुगल शासक ने दीवाने अमीर कोही नामक नए विभाग की स्थापना की थी? तो किसने स्थापना की थी? यहाँ स्थापना हो जाएगा। ठीक है। स्थापना लिखा है यहाँ पर, स्थापना कट गया। किस मुस्लिम शासक ने दीवाने अमीर कोही की स्थापना की थी? तो ये किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। तुगलक वंश का शासक था, इसी के द्वारा किया गया था अमीर कोही, दीवाने अमीर कोही का स्थापना। दीवाने अमीर कोही जो है वो एक कृषि विभाग था। कौन सा विभाग था? कृषि विभाग था। ठीक है। आइए अमीर मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है। पहले तो आप ये जान लीजिए कि मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या है। तो मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम जौना खां है। क्या है? जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम है। ठीक है। और इसे सन की राजा, पागल सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोला जाता है इसको? सन की राजा, पागल सुल्तान, और इसे धनवानों का राजा भी कहा जाता है। ठीक है। पागल सुल्तान क्यों कहा जाता है, सन की राजा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके द्वारा 4 अभियान किया गया था लगातार, और चारों का चारों अभियान फेल हो गया था। कौन कौन सा अभियान किया गया था? खुरासान अभियान। कब किया गया था? 1332-33 में किया गया था। कब किया गया था? 1332-33 में खुरासान अभियान किया गया था। कराची अभियान किया गया था 1333 में। कब किया गया था? 1333 में। और किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। ठीक है। राजधानी परिवर्तन किया गया था। दिल्ली से तुगलकाबाद ये अपना राजधानी ले गए थे। नहीं, उत्तर भारत से दक्षिण भारत, उत्तर भारत में पड़ता है दिल्ली और दक्षिण भारत में पड़ता है तुगलकाबाद। ठीक है। क्या मैं बताइए अभी? तुगलकाबाद या फिर देवगिरी, देवगिरी के नाम से भी उसे ही जाना जाता है। देवगिरी इसने अपनी राजधानी को हस्तांतरित कर दिया दिल्ली से। ठीक है। कब किया था? 1326-27 में। और सांकेतिक मुद्रा भी चलाया गया था इसके द्वारा। कब चलाया गया था? 1330 में चलाया गया था। ठीक है। और ये चारों का चारों योजना इसका फेल रहा, इसीलिए इसको पागल बादशाह, सन की राजा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। रक्त पिपासु भी इसे कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। और मोहम्मद बिन तुगलक जो है सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा सुल्तान था। इसे 18 भाषा का ज्ञान था। कितनी भाषा का? 18 भाषा का ज्ञान था। और ये बहुत पढ़ा लिखा था। और इसके शासन काल में मोरक्को यात्री इब्न बतूता आया था। कौन आया था इसके शासन काल में? मोरक्को यात्री इब्न बतूता। इससे क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है इब्न बतूता से संबंधित। इब्न बतूता कई बार तो पूछा कि इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था, कहाँ का निवासी था? तो मोरक्को का था। ठीक है। और किसके शासन काल में आया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया था। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक की बात की जाए तो ये भी तुगलक वंश का शासक था। और ये कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था फिरोज शाह तुगलक। इसके द्वारा भी बहुत कल्याणकारी काम किया गया था। इसके द्वारा कई विभाग का स्थापना किया गया था जो डिफरेंट एग्जामों में पूछा जा चुका है। दीवाने बंदगान
दीवाने बंदगान नामक विभाग की स्थापना किसने किया था? दीवाने बंदगान नामक विभाग की स्थापना किया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ये क्या था? ये दास विभाग था। दासों की सहायता के लिए एक विभाग की स्थापना किया गया था, दीवाने बंदगान। ठीक है। दीवाने खैरात, ये क्या था? तो ये अनाथ लोगों के लिए, विधवा के लिए, गरीब लड़की की शादी के लिए पैसा वैसा देता था, मदद करता था। ठीक है। दीवाने खैरात। दारुल सफ़ा, ये क्या था? ये खैराती अस्पताल था। यहाँ पर मुफ्त में, जैसे कि आजकल सदर अस्पताल है ना, फ्री में इलाज होता है, उसी प्रकार से खैराती अस्पताल था जिसे दारुल सफ़ा कहा जाता था। यहाँ फ्री में इलाज किया जाता था। ठीक है। और ये सारे विभागों की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। 1200 गाछों का बगीचा लगाया गया था। किसके द्वारा लगाया गया था? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। नहरों का जाल बिछवा दिया गया था। कई बार पूछा जाता क्वेश्चन कि नहरों का जाल किसने बिछवाया था? तो नहरों का जाल बिछवाया था फिरोज शाह तुगलक, यानी कि बहुत सारा नहरों का निर्माण करवाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी की बात की जाए तो जलालुद्दीन खिलजी के दीवाने द्वारा एक दीवाने वकूफ़ नाम का नया विभाग का स्थापना किया गया था। किसके द्वारा? जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा दीवाने वकूफ़ नामक नया विभाग का स्थापना किया गया था। जो किस चीज़ का विभाग था? तो व्यय विभाग था। क्या था? व्यय विभाग था, दीवाने वकूफ़। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने सुल्तानगढ़ी मकबरा बनवाया था? तो किसके द्वारा बनवाया गया था सुल्तानगढ़ी का मकबरा? तो ये बनवाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। किसके द्वारा बनवाया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा। और इल्तुतमिश के बेटे का नाम था नसरुद्दीन। नसरुद्दीन की मृत्यु के बाद उसी के लिए मकबरा बनवाया गया था, सुल्तानगढ़ी का मकबरा। ठीक है। अगर बात की जाए इल्तुतमिश की, तो इल्तुतमिश इसे मुद्रा के लिए, मुद्रा सुधार के लिए जाना जाता है। इन्होंने मुद्रा सुधार किया था और 2 नए मुद्रा चलाया था। कौन सा? टंका और जीतल। तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि टंका और जीतल नाम का मुद्रा किसने चलाया था? तो इल्तुतमिश ने चलाया था। टंका किस चीज़ का मुद्रा था? कौन सा धातु का? तो टंका चांदी का था और जीतल तांबा का था। कौन सा था? टंका चांदी का और जीतल तांबा का। किसके द्वारा चलाया गया था ये 2 मुद्रा? तो इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा। ठीक है। और इसी की बेटी थी रजिया सुल्तान, जो प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी। कौन थी? प्रथम मुस्लिम महिला शासक तो रजिया सुल्तान थी। किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है। अगर अकबर की बात की जाए तो अकबर के शासनकाल बहुत प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसने भी बहुत सुधारवादी कार्य किया है। जजिया प्रथा, दास प्रथा, ये सब किसने समाप्त कर दिया था? तो अकबर ने किया था। ठीक है। अकबर के द्वारा एक नया धर्म चलाया गया था, इलाही धर्म। कौन सा चलाया गया था? इलाही धर्म। कब चलाया गया था? 1582 में चलाया गया था। इलाही संवत चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1583 में चलाया गया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। ठीक है। इबादत खाना की स्थापना करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? अकबर के द्वारा। कब करवाया गया था? 1575 में किया गया था। और 1578 में इबादत खाना को सभी धर्मों के लोगों के लिए खोल दिया गया था। ठीक है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने किया था? फतेहपुर सीकरी की स्थापना भी अकबर के द्वारा करवाया गया था। और अकबर के शासनकाल को हिंदी और फारसी का स्वर्ण काल कहा जाता है। किसे कहा जाता है हिंदी और फारसी भाषा का स्वर्ण काल? तो अकबर के शासनकाल को। अगर सिकंदर लोदी की बात की जाए तो सिकंदर लोदी के द्वारा 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना करवाई गई थी। तो आगरा की स्थापना किसने किया था? सिकंदर लोदी ने। और 1504 में आगरा की स्थापना करवा के 1506 में आगरा को अपनी राजधानी बना लिया था सिकंदर लोदी ने। ठीक है। एक बार क्वेश्चन में पूछा गया था किस मुस्लिम शासक ने अपने आप को सुंदर और आकर्षक दिखने के लिए दाढ़ी नहीं रखता, मूछ नहीं रखता था? तो सिकंदर लोदी ही था जो अपने दाढ़ी मूछ को नहीं रखता था, खुद को आकर्षक दिखाने के लिए। ठीक है। जहांगीर की शासनकाल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो चित्रकला का स्वर्णकाल किस मुगल शासक के शासनकाल को कहा जाता है? तो जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस सिख गुरु ने अकाल तख्त की स्थापना करवाई थी? तो अकाल तख्त की स्थापना किसने करवाया था? गुरु हरगोविंद ने। किसने करवाया था? गुरु हरगोविंद ने। आइए सिख धर्म से संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। सिख धर्म की स्थापना किसने करवाया था? तो सिख धर्म का स्थापना जो है, सिख धर्म का स्थापना किसने करवाया था? सिख धर्म का स्थापना करवाया था गुरु नानक देव ने करवाए थे। किसने करवाए थे? गुरु नानक देव सिख धर्म की स्थापना किए थे। यानी कि सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन हुए? तो सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक देव हुए और सिख धर्म की स्थापना भी इन्होंने ही किया था।
सिख धर्म में कुल कितने गुरु थे? सिख धर्म में कुल 10 गुरु थे। कितने हुए थे? 10 गुरु थे सिख धर्म में। पहले गुरु हो गए गुरु नानक देव, सेकेंड गुरु हो गए गुरु अंगद, जो किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया था? तो गुरुमुखी लिपि का आविष्कार जो है वो अंगद के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? अंगद के द्वारा किया गया था गुरुमुखी लिपि का आविष्कार, ठीक है। तीसरे गुरु कौन सा हो गए? तो तीसरे अमरदास हो गए, चौथे रामदास हो गए। और एक क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में एक बार कि अकबर द्वारा किसे 500 बीघा ज़मीन दान में दिया गया था? तो रामदास को दिया गया था। किसे दिया गया था? सिख धर्म के चौथे गुरु रामदास को दिया गया था 500 बीघा ज़मीन दान में, ठीक है। और उसी ज़मीन पर स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया गया था। किस मंदिर का? स्वर्ण मंदिर का निर्माण अमृतसर में, ठीक है। पाँचवें गुरु हो गए गुरु अर्जुन देव। कौन हो गए? गुरु अर्जुन देव पाँचवें गुरु हो गए, ठीक है। और गुरु अर्जुन देव के द्वारा ही हरमिंदर साहिब या फिर स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया गया था सिख धर्म के पाँचवें गुरु गुरु अर्जुन देव के द्वारा, ठीक है। छठे गुरु कौन हो गए? तो गुरु हरगोविंद। सातवें गुरु कौन हो गए? तो हरकृष्ण। आठवें गुरु कौन हो गए? तो आठवें गुरु गुरु हर्राय। नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर। और 10वें गुरु कौन हो गए? तो गुरु गोविंद सिंह। कौन हो गए? गुरु गोविंद सिंह, ये 10वें गुरु हो गए। और इनका जन्म 1666 में पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? एकमात्र सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह जो एकमात्र सिख गुरु थे और 10वें गुरु थे और अंतिम गुरु थे सिख धर्म के, जिसका जन्म पटना में हुआ था, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि अंतिम सिख धर्म के गुरु कौन थे? तो अंतिम सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, जो 10वें नंबर के थे, ठीक है। और सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए थे? तो कुल 10 गुरु हुए थे, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था एक बार एग्जाम में कि किस सिख गुरु को जहांगीर के द्वारा मरवा दिया गया था? तो जहांगीर के द्वारा किसकी हत्या कर दिया गया था? तो सिख धर्म के पाँचवें गुरु गुरु अर्जुन देव की। किसकी हत्या करवा दिया गया था? सिख धर्म के पाँचवें गुरु गुरु अर्जुन देव की, ठीक है। और औरंगजेब के द्वारा किसकी हत्या करवा दी गई थी? तो औरंगजेब के द्वारा सिख धर्म के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी गई थी। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा करवा दिया गया था, ठीक है। तो 2 सिख धर्म के गुरु को मुगल शासकों ने मार दिया था। एक तो 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव जिस जहांगीर के द्वारा मार दिया गया था, और सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब के द्वारा मार दिया गया था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 69 तक। कब हुआ था? 1767 से 69 तक। इस आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुआ था? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हुआ था मद्रास के संधि से। किस संधि से? मद्रास के संधि से प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई थी। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 84, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड। और थर्ड आंग्ल मैसूर का युद्ध कब हुआ था? थर्ड आंग्ल मैसूर हुआ था 1790 से 92, ठीक है। और फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में। प्रथम की समाप्ति हुई थी मद्रास की संधि से, द्वितीय की समाप्ति हुई थी मंगलोर की संधि से, और तृतीय की समाप्ति हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि से। और चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान युद्ध स्थल में ही मारे गए थे, तो वहाँ पर समझौता करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कौन सी संधि समझौता? जब राजा ही मारे गए थे तो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1799 में हुआ था, उस समय टीपू सुल्तान युद्ध स्थल पे ही मारे गए थे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को संबोधित करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये क्या पूछ रहा है? संबोधित करने वाली, अध्यक्ष नहीं पूछ रहा है, संबोधित करने वाली। तो और संबोधित करने वाली प्रथम महिला थी कादम्बनी गांगुली, और ये कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम स्नातक महिला भी थी, ठीक है। और ये कब संबोधित की थी? तो 1889 में संबोधित की थी। कब संबोधित की थी? 1889 में संबोधित की थी, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात की जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और किसके द्वारा कांग्रेस की स्थापना किया गया था? तो ए ह्यूम के द्वारा किया गया था। अंग्रेज सेवानिवृत्त अधिकारी थे। कौन थे? ए ह्यूम। तो एक अंग्रेज सेवानिवृत्त अधिकारी थे, ठीक है। और इन्हीं के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था 28 दिसंबर 1885 को, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे, जिसको व्योमोश चंद्र बनर्जी कहा जाता है। ये प्रथम बंगाली अध्यक्ष थे, ठीक है। कौन? WC बनर्जी। और प्रथम अध्यक्ष भी थे कांग्रेस के। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल। प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थे, और इन्होंने 1917 वाले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जो कोलकाता में हुआ था। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू थी, और इन्होंने 1925 वाले अधिवेशन जो कानपुर में हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है। तो प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, ठीक है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुचित्रा कृपलानी की बात की जाए तो ये भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, जो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी, ठीक है। तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचित्रा कृपलानी थी। और प्रथम राज्यपाल महिला कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। प्रथम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, प्रथम महिला, ठीक है। प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वल्कनीकरण प्रक्रिया की खोज किसने किया था? तो वल्कनीकरण प्रक्रिया की खोज किया गया था चार्ल्स गुडियर के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? चार्ल्स गुडियर के द्वारा वल्कनीकरण प्रक्रिया की खोज किया गया था। वल्कनीकरण प्रक्रिया क्या होता है? तो ये होता है प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ मिक्स करके गर्म किया जाता है, उसी प्रक्रिया को कहा जाता है वल्कनीकरण। क्या कहा जाता है? वल्कनीकरण किया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रबर जो होता है, नेचुरल रबर, वो बहुत सॉफ्ट होता है, उसको थोड़ा हार्ड बनाने के लिए उसमें क्या मिक्स किया जाता है? तो उसमें मिक्स किया जाता है कार्बन को। क्या मिक्स किया जाता है? कार्बन को मिक्स किया जाता है, ठीक है। रदरफोर्ड की बात की जाए तो इन्होंने परमाणु के नाभिक की खोज की थी। तो परमाणु की नाभिक की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो रदरफोर्ड। नाभिक को न्यूक्लियस भी कहा जाता है, ठीक है। किसके द्वारा खोज किया गया था? रदरफोर्ड के द्वारा। रदरफोर्ड के द्वारा अल्फा और बीटा किरण की भी खोज किया गया था, जबकि गामा किरण की खोज किसने किया था? तो पैलाडे ने किया था, ठीक है। लेकिन अल्फा और बीटा किरण की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने। मिलिकन किसकी खोज की थी? तो मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन पे आवेश की खोज की थी। सर्वप्रथम सफलतापूर्वक इलेक्ट्रॉन पे क्या आवेश होता है उसकी खोज किया था किसने? तो मिलिकन द्वारा किया था। कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे आवेश? 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है। कितना होता है? 9 कूलम होता है इलेक्ट्रॉन पे आवेश, जिसकी खोज मिलिकन ने किया था। गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। किसकी खोज की थी? प्रोटॉन की, ठीक है। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की और जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पौधे द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा निम्न परिणाम देती है। क्या परिणाम देती है? तो जल का प्रकाशन देता है। जल का प्रकाश अपघटन। क्या देता है? जल का प्रकाश अपघटन। और इसी से कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन रिलीज होता है वो किससे बनता है? ऑक्सीजन। तो ये जल से बनता है। किससे बनता है? जल से बनता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोशिका में जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्राप्त की जाती है कहाँ से? तो एटीपी से किया जाता है। कहाँ से किया जाता है? एटीपी से किया जाता है। एटीपी कहाँ बनता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। और ऊर्जा का आपका प्रोटीन बोर्ड है। पावर हाउस किसको कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, क्योंकि एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है, ठीक है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। क्या होता है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट एटीपी का फुल फॉर्म होता है। और एटीपी को क्या कहा जाता है? एनर्जी कॉइन्स कहा जाता है, या फिर ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या स्टोर होता है? तो एटीपी बनता भी है और एटीपी स्टोर भी होता है, इसीलिए कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है एटीपी को, ठीक है। एटीपी को माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। क्या नहीं होगा? प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा, क्योंकि प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है? तो प्रोटीन बनाने का काम राइबोसोम करता है। कौन करता है? राइबोसोम करता है। इसीलिए तो राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। जैसे कि आपको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, उसी प्रकार से राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहता है? राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? तो सबसे छोटा कोशिकांग यानी कोशिका का कौन सा अंग सबसे छोटा होता है? तो राइबोसोम होता है। क्या होता है? राइबोसोम। और अगर उसी प्रकार से उल्टा का क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि कोशिका का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? सबसे बड़ा भाग होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। कोशिका का न्यूक्लियस जो है वो सबसे बड़ा भाग होता है। और दूसरा सबसे बड़ा भाग तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। लेकिन कोशिका का सबसे छोटा अंग कौन सा है? तो कोशिका का सबसे छोटा अंग राइबोसोम होता है। क्या होता है? राइबोसोम होता है। जबकि कोशिका का सबसे बड़ा अंग होता है न्यूक्लियस और दूसरा सबसे बड़ा अंग माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? कोशिका में कौन सा पाचन थैली या डाइजेस्टिंग बैग या आत्महत्या का थैली कहलाता है? तो लाइसोसोम कहलाता है। क्या कहता है? लाइसोसोम को कोशिका का पाचन थैली या आत्महत्या की थैली या डाइजेस्टिव
बैग भी कहा जाता है, ठीक है। किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है लाइसोसोम में, ठीक है। इसीलिए लाइसोसोम फट जाता है और खुद को मार लेता है और आसपास जितने सेल होते हैं वो सारे सेल को ही मार देता है। इसीलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ठीक है। राइबोसोम को मैं जस्ट बताई प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है या बिजली घर कहा जाता है। किसका? तो कोशिका का। और गोल्जी काय को क्या कहा जाता है? कोशिका का ट्रैफिक कंट्रोलर। क्या कहा जाता है? कोशिका का ट्रैफिक कंट्रोलर किसे कहा जाता है? गोल्जी काय को कहा जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किस नदी के द्वारा बनाया जाता है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किस नदी के द्वारा बनाया जाता है? ये बनाया जाता है गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा। कहाँ बनाया जाता है? तो ये भारत और बांग्लादेश में विस्तार है इसका। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में इसका विस्तार है। किसका? ब्रह्मपुत्र और गंगा डेल्टा का। और विश्व का ये सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। किसका है? गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। और इसे सुंदरबन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? सुंदरबन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अमेजन नदी की बात की जाए तो दुनिया की सबसे चौड़ी नदी या सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन है। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील है। कौन सी है? नील है। कल मैं विस्तार पूर्वक नदी से संबंधित क्वेश्चन में बड़ा छोटा लंबा चौड़ा सब बताती हूँ। कल वाला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्व में सर्वाधिक द्वीपों वाला देश कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक द्वीपों वाला देश है इंडोनेशिया। कौन सा? इंडोनेशिया है, ठीक है। ब्रुनोई की बात की जाए तो ब्रुनोई द्वीप पर ब्रुनोई बोल रहे हैं। बोर्नियो द्वीप पर कितने देशों का अधिकार है? ये क्वेश्चन बीपीएससी में एक बार पूछा जा चुका है कि बोर्नियो देश पर कितने देशों का अधिकार है बोर्नियो द्वीप पर? तो बोर्नियो द्वीप पर 3 देशों का अधिकार है। कितने देशों का अधिकार है? 3 देशों का। कौन कौन सा देश है जिसका अधिकार बोर्नियो द्वीप पर है? तो इंडोनेशिया, ब्रुनोई और मलेशिया। किसका अधिकार है? इंडोनेशिया, ब्रुनोई और मलेशिया, ये तीनों देश का अधिकार बोर्नियो द्वीप पर है, ठीक है। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। कौन सा है? ग्रीनलैंड है, ठीक है। और दूसरे नंबर पर पपुआ न्यू गिनी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पपुआ न्यू गिनी, ठीक है। और तीसरे नंबर पर बोर्नियो हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बोर्नियो द्वीप हो जाएगा, ठीक है। और चौथे नंबर पर मेडागास्कर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मेडागास्कर। 5वें नंबर पर बैफिन की खाड़ी हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया को क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। और सबसे छोटा महाद्वीप पूछ लेगा आपसे तब भी ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। और प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। कौन सा देश है जहाँ एक भी मरुस्थल नहीं है? कौन सा द्वीप है? कौन सा महादेश है? तो यूरोप महादेश में या यूरोप देश में एक भी मरुस्थल नहीं पाया जाता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ बहुत सारा मरुस्थल है, ठीक है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। गिब्सन मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। सिम्पसन मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। ग्रैंड सैंडी मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और कौन सा महादेश है जहाँ एक भी द्वीप नहीं पाया जाता है? कौन सा महादेश है जहाँ एक भी मरुस्थल नहीं पाया जाता? तो यूरोप देश। यूरोप महादेश में एक भी मरुस्थल नहीं पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने किया था? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना शाहजानंद सरस्वती ने किया था। कब किया था? 1929 में किया था। कब किया था? 1929 में। और कहाँ किया था? तो सोनपुर में किया था। कहाँ किया था? सोनपुर में किया था, ठीक है। और सोनपुर को किस नाम से जाना जाता है? सोनपुर में एक मेला लगता है बहुत ही बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा मेला सोनपुर में ही लगता है। और सोनपुर मेला को हरिहर मेला के नाम से भी जाना जाता है। एक बार ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जा चुका है कि हरिहर मेला के नाम से किसे जाना जाता है? तो सोनपुर मेला को हरिहर मेला के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और यहीं पर स्थापना हुआ था बिहार प्रांतीय किसान सभा का। शाहजानंद सरस्वती के द्वारा स्थापना किया गया था, ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा की बात की जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। या फिर आपसे पूछा जाएगा कि संविधान सभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो प्रथम प्रोटेम स्पीकर संविधान सभा के कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। श्री कृष्ण सिंह की बात की जाए तो बिहार के प्रथम कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे, ठीक है। प्रथम सत्याग्रही कौन थे बिहार के? तो श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है, ठीक है। बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है? तो अनुग्रह नारायण सिन्हा को जाना जाता है। अनुग्रह नारायण सिन्हा को बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और दूसरे सत्याग्रही कौन थे बिहार के? तो दूसरे सत्याग्रही बिहार के कौन थे?
तो वो थे अनुग्रह नारायण सिन्हा। इससे संबंधित क्वेश्चन भी मैं कल के वीडियो में विस्तारपूर्वक बता दी थी कि सत्याग्रह कब, कहाँ और कैसे कैसे हुआ था और कौन कौन प्रथम सत्याग्रह था। नेशनल लेवल पे भी बता चुके थे, तो आप लोग कल वाला वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कौन करता है? तो कौन करेगा कार्य? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। कौन करते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्य करते हैं, ठीक है। अभी तक क्या ऐसा कभी हुआ है? तो जी हाँ, बिल्कुल एक बार ऐसा हुआ है, जब 1969 में राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन। कौन थे? जाकिर हुसैन उस समय राष्ट्रपति थे 1969 ईस्वी में, और जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति बीबी गिरी थे, तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए। लेकिन इनको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था बीबी गिरी को, तो इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र दे दिया तो राष्ट्रपति का पद एक ऐसा पद है जो 1 सेकेंड के लिए भी खाली नहीं रह सकता। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में तो फिर से किसी को बनना था, जब उपराष्ट्रपति है ही नहीं, राष्ट्रपति का डेथ ही हो गया, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? तो उस समय एम हिदायतुल्लाह जो हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, तो वही कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किए थे। कब से कब तक? तो 20 जुलाई 1969 से लेकर 20 अगस्त 1969 तक काम किए थे, यानी कि उनके द्वारा 1 मंथ काम किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा? एम हिदायतुल्लाह के द्वारा। और अभी तक एकमात्र मुख्य न्यायाधीश हैं जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में मूल कर्तव्य का प्रावधान किस देश से लिया गया? तो भारत में मूल कर्तव्य का प्रावधान लिया गया था रूस के संविधान से, ठीक है। और इसे भारत में कब जोड़ा गया था? भारत के संविधान में कब जोड़ा गया था मूल कर्तव्य को? तो भारत में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। और कितने मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था? 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। कितने को? 10 को जोड़ा गया था। किस समिति की सिफारिश पर? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे? तो मूल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं थे, तभी तो इसे संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। और कहाँ के देश से लिया गया था मूल कर्तव्य का प्रावधान? तो सोवियत संघ या फिर रूस के संविधान से। जब लिया गया था उस समय रूस को सोवियत संघ कहा जाता था, ठीक है। सोवियत संघ बहुत सारे देशों का समूह था, इसलिए इसे सोवियत संघ कहा जाता था। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो 1991 में विघटन हुआ था। और सोवियत संघ के विघटन के बाद इसमें से कुल 14-15 देश का निर्माण हुआ था। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, इन सब देशों का निर्माण कहाँ से हुआ? सोवियत संघ से ही हुआ है। यूक्रेन, ये सब देश पहले सोवियत संघ के ही अंतर्गत आता था, लेकिन सोवियत संघ का विघटन जब हो गया था 1991 में, तब इन सब छोटे छोटे देशों का निर्माण हुआ था, ठीक है। तो यहीं से लिया गया था मूल कर्तव्य को। पंचवर्षीय योजना का प्रावधान भी सोवियत संघ यानी कि रूस से ही लिया गया था, ठीक है। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिया गया था। क्या लिया गया था? नीति निर्देशक तत्व लिया गया था आयरलैंड के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता लिया गया था। और क्या लिया गया था? संसदीय प्रावधान लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था, ठीक है। राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया था? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था, ठीक है। अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार लिया गया था। क्या लिया गया था? मूल कर्तव्य सोवियत संघ से, जबकि मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया था। राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका के संविधान से लिया गया था। वित्तीय आपातकाल का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया था, ठीक है। न्यायिक समीक्षा का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया था। न्यायिक सर्वोच्चता का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा था? तो भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा था 1962 में। 26 अक्टूबर 1962 में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। इस समय भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कौन थे? इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। रीजन क्या था राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का? तो भारत चीन युद्ध था। क्या था? भारत चीन युद्ध था। और इस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो एस राधाकृष्णन थे। कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन इस समय भारत के राष्ट्रपति थे। अभी तक भारत में कुल कितने बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है? तो 3 बार लग चुका है। कितने बार? 3 बार। पहली बार तो आप देख चुके हैं 1962, दूसरी बार लगा था 1971 में। रीजन क्या था? भारत पाकिस्तानी युद्ध था। क्या था? भारत पाकिस्तानी युद्ध। इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो मुख्य प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। राष्ट्रपति कौन थे? तो बीबी गिरी थे। कौन थे? बीबी गिरी थे, ठीक है। और तीसरा बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा था? तो 1975 में लगा था। कब लगा था? 1975 में। किस लिए लगा था? रीजन क्या था? तो आंतरिक अशांति का रीजन देके आपातकाल लगाया गया था भारत में। इस समय प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी।
राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद। तो पहली बार में राधा कृष्णन थे राष्ट्रपति, दूसरी बार में बीबी गिरी थे और तीसरी बार में फ़खरुद्दीन अली अहमद। और पहली बार में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और दूसरे बार में इंदिरा गांधी, तीसरे बार में भी इंदिरा गांधी थे, ठीक है। और यही तीसरा बार जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था 1975 में, आंतरिक अशांति का हवाला देते हुए यही वाला आपातकाल बहुत ही चर्चा में रहा। और ये 25 जून 1975 को लगा था। इसी दिन को काला दिवस के रूप में मनाया गया था और इसी दिन को याद करते हुए 2024 में 25 जून को प्रत्येक वर्ष संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है, ठीक है। और ये आंतरिक अशांति का हवाला देकर जो 1975 में आपातकाल लगा था, इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इस शब्द को बदलकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया, ठीक है। कि अब आंतरिक अशांति का हवाला देकर कभी भी भारत में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगेगा। जब भी लगेगा, अगर इस सिचुएशन ऐसा बन जाए तो सशस्त्र विद्रोह नाम दिया जाएगा। क्या नाम दिया जाएगा? सशस्त्र विद्रोह नाम दिया जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, 1952 की देख लीजिए। 1951 में क्या होता था? प्रथम बार भारत में राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 1951 में लगा था। कहाँ लगा था? पंजाब में लगा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारतीय मुख्य निर्वाचन या भारत में मुख्य निर्वाचन की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, यानी कि 6 वर्ष का कार्यकाल होता है इनका और 65 वर्ष की उम्र तक जो पहले हो जाए। मान लीजिए किसी की नियुक्ति हुई है 62 वर्ष में, 62 वर्ष की उम्र में, तो उनका कार्यकाल मात्र 3 साल होगा, क्योंकि 65 वर्ष की उम्र में उनको रिटायर हो जाना है। अगर मान लीजिए किसी की नियुक्ति हुई है 55 साल की उम्र में, तो 55 साल की उम्र में हुआ है तो वो अपने पूरे 6 साल का कार्यकाल पूरा करेगा। 61 वर्ष की उम्र में रिटायर होंगे। इसका मतलब यही हुआ कि 6 वर्ष या 65 वर्ष, ठीक है। वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार। इससे पहले राजीव कुमार थे, ठीक है। वर्तमान में ज्ञानेश कुमार हैं। और कुल भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कितने होते हैं? मुख्य निर्वाचन आयुक्त 1 होते हैं, लेकिन उनके सहयोगी 2 होते हैं, यानी कि कुल निर्वाचन आयुक्त 3 होते हैं। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो ज्ञानेश कुमार हो गए, लेकिन और ये 26वें क्रम के हैं। कैवें क्रम के हैं? 26वें क्रम के हैं ज्ञानेश कुमार मुख्य निर्वाचन आयुक्त। और 2 अन्य कौन हैं? तो विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू। कौन है? सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी 2 अन्य न्यायाधीश हैं। और मुख्य न्यायाधीश ज्ञानेश कुमार हैं। अन्य न्यायाधीश के बारे में मैं इसलिए बता दी क्योंकि ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में एक बार पूछा जा चुका। अन्य न्यायाधीश के बारे में, ठीक है। अन्य न्यायाधीश बोल रहा, अन्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में। इसीलिए मैं तीनों निर्वाचन आयुक्त के बारे में बता दी कि निर्वाचन आयुक्त भारत में 3 होते हैं। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, अन्य 2 उसके सहयोगी होते हैं। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में मैं बता चुकी हूँ कि वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं और अन्य निर्वाचन आयुक्त विवेक जोशी हैं और सुखबीर सिंह संधू हैं, ठीक है। कौन है? सुखबीर सिंह संधू हैं। और ये सबका कार्यकाल कितने होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है, ठीक है। ज्ञानेश कुमार कैवें क्रम के हैं? तो 26वें क्रम के हैं, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन आज यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ाई कंटिन्यू रखिएगा, ठीक है।